नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम में हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में भारत अमेरिका ट्रेड डील पर दिया बड़ा बयान। कहा यह समझौता ऐतिहासिक, किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं हुआ है। कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा की गई है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत का निर्यात बढ़ेगा। ये डील दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगी। हालांकि इस दौरान विपक्ष के सांसदों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा और जमकर नारेबाजी भी हुई, जिसके कारण लोकसभा अध्यक्ष ने लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। सवाल यह है कि जब विपक्ष लगातार भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सरकार के बयान की मांग कर रहा था, तो यह विरोध क्यों? संसद के भीतर न बोलने पर सरकार ने कहा है कि राहुल गांधी को मौका मिलता है, लेकिन वो सदन में नहीं, केवल बाहर बोलते हैं। इसी के साथ बात होगी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई। उधर अमेरिका में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल बैठक में लेंगे हिस्सा। तो होगी देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर, लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरों के साथ। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बड़ा बयान। कहा देश के हितों की सुरक्षा की सुनिश्चित डील से विकसित भारत के संकल्प को मदद। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बिगड़े बोल, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहकर पुकारा। संसद के गेट पर हुई भिड़ंत, सत्ता पक्ष हमलावर। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के नहीं बोलने देने के आरोपों को ठहराया गलत। कहा मौका मिलता है, लेकिन वो सदन में नहीं, केवल बाहर बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर अहम सुनवाई। मुख्यमंत्री अदालत में मौजूद, चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही है सुनवाई। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का अमेरिकी दौरा, क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल बैठक में लेंगे हिस्सा। बैठक से पहले अपने समकक्ष अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से की मुलाकात। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में कृषि और दुग्ध जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के हितों की सफलतापूर्वक रक्षा की है। 1 साल तक चली बातचीत के बाद समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप दिया गया है, जिससे श्रम प्रधान और विनिर्माण क्षेत्रों को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है। वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील थे। लगभग 1 वर्ष तक चले कई दौर के विचार विमर्श के बाद दोनों वार्ताकार दल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे। पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को बुधवार को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए शुल्क से कम है। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों को तुलनात्मक लाभ प्रदान करेगा और साथ ही यह ऐतिहासिक ढांचागत समझौता दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण में महत्वपूर्ण
तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के बयान के दौरान लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसदों के इस रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे सदन की गरिमा के विपरीत बताया। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के इस रवैये को पूरा देश देख रहा है। उनके इस व्यवहार से देश की जनता का लोकतंत्र के प्रति भरोसा कम होता है। देश के लोकतंत्र का उच्च सदन है। ये सभागृह आपका है। आप इस सभागृह का जितना अपमान करेंगे देश आपको देखेगा और आप इस सभागृह की प्रतिष्ठा को गिराने का कृत्य कर रहे हैं। विरोध का तरीका होता है, विरोध के तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी इलाके से छोड़कर उस जगह जाकर मर्यादाओं को तोड़ोगे तो देश के अंदर लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा कम होगा। और सदन में भारी शोर शराबे और विधायी गतिरोध के चलते लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार हंगामे और नारेबाजी को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी। नीरज सिंह जुड़ रहे हैं अब संसद की पूरी कार्रवाई पर। नीरज, सबसे पहले तो बात हम इस पे भी करेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच डील को लेकर जो विस्तार से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अपना पूरा बयान रखा, उस पर विस्तार से बताया तमाम पहलुओं को। लेकिन लगातार विपक्ष कल से, जब से इसकी सहमति की एक तरह से उस पर मोहर लगी, उसके बाद से विपक्ष का ये सवाल था कि क्यों नहीं सत्ता पक्ष आके इसके बारे में विस्तार से बात कर रही है, कौन से हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है, कृषि और दुग्ध क्षेत्र को कितनी सुरक्षा दी गई है इस डील में। जब आज पीयूष गोयल इन्हीं सब मुद्दों पर विस्तार से उस बयान को रख रहे थे, तो फिर क्यों विपक्ष का हंगामा था? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है ऋतु जी। आप देखें कि पिछले कुछ समय से लगातार अलग अलग मुद्दों पर जो विपक्ष है वो हंगामा कर रहा है। ट्रेड डील को लेकर भी हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी और जो विपक्षी दल हैं वो लगातार हंगामा करते रहे। बार बार इस बात की भी जो विपक्षी दल हैं वो इस बात की भी चर्चा करते रहे कि आखिर सरकार बता क्यों नहीं रही है कि ये ट्रेड डील कब हुई है। जब ये स्पष्ट कर दिया पीयूष गोयल ने कि ये ट्रेड डील हुई है और इसमें खास तौर से जो किसान हैं, जो कृषि जो उपज उपजाते हैं और इसके साथ साथ ही जो दुग्ध उत्पादन से जुड़े जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा सरकार ने की है। उसके बाद भी आप देखें कि लगातार, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, लगातार इस बात पर अटैक सत्ता पक्ष पर किया जा रहा है कि किसानों के हितों की अनदेखी की गई है, किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। जबकि सरकार ने स्पष्ट तौर पर यह बता दिया है कि जो कृषि क्षेत्र है और इसके अलावा जो दुग्ध क्षेत्र है उनके जो हित हैं, उनसे जुड़े जो लोग हैं, उनके हितों का ध्यान रखा गया। लेकिन उसके बाद भी लगातार आप देखें कि जो हंगामा है विपक्ष के द्वारा चलता रहा। आज भी आप देखें कि जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा शुरू किया और लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। यहाँ तक कि जो प्रश्नकाल है वो भी ठीक तरीके से नहीं चल पाया। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर चर्चा की जानी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा है वो समाप्त करनी है, 18 घंटे का समय है। लेकिन विपक्ष कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है और अपनी जो हठ धर्मिता है वो सदन के अंदर दिखा रहा है। जबकि लोकसभा अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं कि आप नियम परंपराओं के अनुसार अपना आचरण करें। कल भी हमने देखा कि किस तरीके से तमाम कांग्रेस के जो सांसद हैं वो बेल में आ गए, लोकसभा में पर्चियां निकाल कर लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। कई बार हमने आज भी देखा जब पीयूष गोयल अपना वक्तव्य दे रहे थे, उस समय भी कांग्रेस पार्टी के जो तमाम सांसद हैं वो उनके सामने खड़े होकर उनको वक्तव्य देने से रोक रहे थे। तो ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, जिस तरह के दृश्य हमने लोकसभा में देखे हैं। और बार बार सत्ता पक्ष भी ये कह रहा था कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कीजिए। हम नहीं चाहते कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा से विपक्ष दूर भागे, लेकिन विपक्ष लगता है कि अपनी हठ धर्मिता पर अड़ा हुआ है। वो चर्चा नहीं चाहता, हंगामा करना चाहता है और वही दृश्य आज
लोकसभा में देखने को भी मिला। नीरज, लगभग एक साल से भारत अमेरिका इस ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही थी, वार्ताओं के कई दौर चले। भारत के कई बड़े ऐसे हित थे जिनको भारत लगातार तमाम एक तरह से जो ट्रेड डील अन्य देशों के साथ किए उसमें सुरक्षित करता आया है। उसमें एक बड़ा क्षेत्र कृषि और दुग्ध क्षेत्र का रहा है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि विपक्ष के लिए एक बड़ा मौका था कि संसद का बजट सत्र था, संसद का सत्र चल रहा है और उस दौरान इस डील को लेकर जो सहमति आई वो एक मौका विपक्ष के पास था कि सरकार से उन तमाम सवालों को रखता, उन सवालों के जरिए जनता के जो तमाम एक तरह से शक शुबा रहे हो इस डील को लेकर उसे सदन के पटल पे रख सकते थे और सरकार उस पर खुलकर फिर जवाब देती, क्योंकि सरकार तैयार थी इस पूरे विषय पे बयान देने के लिए, चर्चा करने के लिए। क्या विपक्ष इस मौके को खो रहा है या विपक्ष एक रणनीति के तहत इस पर चर्चा नहीं करना चाहता और इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहता है सिर्फ? देखिए, मुझको लगता है कि विपक्ष ने लगभग वो मौका खो दिया है। आप देखें कि जिस तरीके से लगातार सत्ता पक्ष के ऊपर अटैक किया जा रहा है, आपने देखा भी कि 2 दिन तक किस तरीके से पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की जो अप्रकाशित किताब है उसको लेकर लगातार हंगामा होता रहा और हमने वो दृश्य भी देखा कि जब सत्ता पक्ष के द्वारा ये कहा गया कि जो किताब प्रकाशित नहीं हुई है आप उस किताब का जिक्र कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि राहुल गांधी सदन के अंदर और राहुल गांधी सदन के बाहर लगातार अपनी जो बात है वो कहते रहे और रुके नहीं। बार बार लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उनको चेतावनी दी गई और नियम परंपराओं की बात भी की गई। और ये नियम परंपराएं कोई भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ दल ने नहीं बनाए, ये नियम परंपरा कांग्रेस की सरकारों में ही बनाए कि इस तरीके से आप स्लोगन नहीं फहरा सकते, आप वहाँ पर किसी भी चीज़ को कोड नहीं कर सकते जो ऑथेंटिक ना हो। लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े रहे और लगातार वो उस किताब का जो अप्रकाशित है उसका जिक्र करते रहे। निश्चित तौर पर जो यूएस इंडो ट्रेड डील है वो अपने आप में एक बड़ी डील है। आप देखें कि किस तरीके से जो टैरिफ है वो घटाया गया, 18% किया गया, जबकि दूसरे देशों में ये टैरिफ 25 या 50% के आसपास है। तो निश्चित तौर पर जो भारत के कारोबारी समुदाय से जुड़े लोग हैं उनको इसका सीधा सीधा लाभ होगा। कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल सरकार से अगर डील को लेकर तमाम तरह के सवाल करते, सदन को चलने देते, तो निश्चित तौर पर जो देश के जो दूसरे लोग हैं जो इस डील से आस लगाए बैठे थे, जो जानना चाह रहे थे कि इस डील की एक एक पहलुओं पर चर्चा की जाए, किस तरीके से सरकार ने जो किसान हैं, कृषि क्षेत्र है या दुग्ध उत्पादन वाले क्षेत्र हैं, उनके हितों का ध्यान रखा गया है और अगर उसमें किसी भी तरह की कोई कमी उनको दिखाई देती तो विपक्ष सरकार को घेर सकता था, सरकार से सवाल उठा सकता था, सरकार से जवाब मांग सकता था। लेकिन विपक्ष हंगामा करता रहा और मुझे लगता है कि विपक्ष का मकसद यही था कि वो सिर्फ हंगामा करके एक तरीके से सुर्खियां बटोरे या मीडिया की हेडलाइन बनाए। वो नहीं चाहते थे कि सरकार से सवाल जवाब करें, वो नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा है वो पूरी हो, वो नहीं चाहते थे कि जो डील है खासतौर से अमेरिका और भारत के अंदर जो डील हुई है, जो टैरिफ घटाया है कि उसमें किन किन लोगों को किस किस तरीके से फायदा हो रहा है, अगर किसी तरह की परेशानी है तो लोगों को किस तरीके से उस परेशानियों को दूर किया जा सकता है, सरकार को कैसे घेरा जा सकता है। तो इस बात से जो विपक्ष है वो चूक गया, वो लगातार हंगामा कर रहा है और मुझे नहीं लगता है कि वो चर्चा करने के मूड में है, क्योंकि जब लोकसभा की कार्रवाई खत्म हुई उसके बाद भी तमाम विपक्ष के सांसद बाहर आए, वो झुकने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। तो ये लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है कि अच्छी तस्वीर बिल्कुल नीरज, बात सवाल यहाँ झुकने का नहीं है, सवाल यहाँ राजनीतिक अना का नहीं है, सवाल यहाँ है देश की जनता के हित के मसले। हित के मसले लोकसभा के भीतर चर्चा होंगे। हित का मसला है कि जब यूएस के साथ अगर एक ट्रेड डील होती है तो इसमें भारत के हित से समझौता नहीं हुआ है। ये एक परिपक्व और एक तरह से एक मजबूत विपक्ष का ये लक्ष्य होना चाहिए था कि उन तमाम हितों को लेकर सरकार के सामने रखे और उस पर जवाब मांगे सरकार से। हालांकि सरकार ने बहुत साफ ये कहा है कि किसान और दुग्ध उत्पादों और तमाम भारत के अन्य जो हित हैं उनको सुरक्षित रखा गया है भारत अमेरिका डील में। लेकिन सवाल ये भी है नीरज कि लगभग एक साल से ये डील चल रही थी और हमने देखा कि इस डील पे बातचीत के दौरान कई ऐसे दौर आए जब अमेरिका का रुख तल्ख, सख्त और कुछ ऐसे एक तरह से भाषा की मर्यादाओं को भी लांघते हुए बयान दिखाई दिए। लेकिन भारत की बड़ी ही संयमित और संभली हुई कूटनीति रही, जिसका एक बड़ा नतीजा ये दिखाई दिया। क्या आपको लगता है कि विपक्ष को लगता है ये एक ऐसा मैदान था जिस पर विपक्ष लगातार सरकार पर हावी था, क्योंकि अब जब टैरिफ 18% हो गया है और 18% टैरिफ के साथ कई ऐसे मुल्क हैं जिनमें भारत का टैरिफ बहुत कम है तमाम देशों के साथ, अगर तुलना सीधे सीधे करें चीन से
तो चीन में इस समय जितना है उससे कम 16 से 17% कम टैरिफ है भारत का। ऐसे में विपक्ष के सामने ये मुद्दा भी हाथ से जाता दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल आप देखें कि किस तरीके से जब भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, हमने देखा है कि किस तरीके से जब टैरिफ लगाया गया था तो किस तरह की टिप्पणियां विपक्ष के द्वारा की जाती थी, सोशल मीडिया पे किस तरह के जो वक्तव्य हैं, किस तरह के तंज सत्ता पक्ष पर कसे जाते थे, वो किसी कोई ऐसा नहीं है कि उसको जानकारी ना हो। लेकिन आप देखें कि सरकार से लगातार सवाल विपक्ष उठा रहा था इस डील को लेकर, सरकार से जवाब चाहता था। सरकार की तरफ से जवाब कौन देगा? आप देखें कि जब पीयूष गोयल जवाब देने के लिए आए तो विपक्ष उस जवाब को सुनने को तैयार नहीं था। हमने देखा था कि जब पीयूष गोयल लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो किसान हैं, इसके अलावा कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, दुग्ध उत्पादन से जो जुड़े लोग हैं, कारोबार से जुड़े जो लोग हैं, उनके हितों का ध्यान रखा गया है। 140 करोड़ भारतीयों के हितों का ध्यान रखा गया है और जो कारोबारी हैं उसका जो फायदा है वो भारत के लोगों को होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो एनर्जी के क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इसके अलावा विमानन के क्षेत्र में, डेटा सेंटर के क्षेत्र में अमेरिका अग्रणी है और उस तकनीक का जो फायदा है वो भारत को मिल सकता है। 2047 तक विकसित भारत के जिस लक्ष्य को हम देख रहे हैं उसको प्राप्त करने में अमेरिका एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। अगर वहां से टेक्नोलॉजी आती है तो उसका सीधा सीधा जो फायदा है यहाँ के लोगों को होगा, सुविधाएं बढ़ेंगी, जो लागत है उसमें कमी आएगी। तो हमको एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में इन तमाम चीजों को देखना चाहिए। और जब पीयूष गोयल उन तमाम जवाबों को सिलसिलेवार तरीके से दे रहे थे, उस पर अपना वक्तव्य रख रहे थे, तो उस समय भी लगातार हंगामा कर रहे थे। उस समय भी हमने देखा था कि मंत्री के सामने आकर हंगामा कर रहे थे। तो आप एक तरफ कहते हैं कि सरकार जवाब दे, जब सरकार जवाब देती है तो आप सामने खड़े होकर विरोध करते हैं। बहुत संक्षेप में नीरज, अंत में राहुल गांधी सदन के भीतर नहीं बोलना चाहते हैं, मौका देने के बाद भी वो बाहर बोलने को ज्यादा एक तरह से प्रेफर कर रहे हैं, सदन के भीतर नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आरोप लगातार सरकार पे लगा रहे हैं। देखिए, ये कोई पहली बात नहीं है। इससे पहले भी जब सदन चला था उस समय भी राहुल गांधी के इसी तरह के आरोप थे। वो जिन मुद्दों पर चर्चा होती है उन मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, दूसरे मुद्दों को लेकर आते हैं। हमने देखा था कि किस तरीके से पूर्व आर्मी चीफ की किताब जो प्रकाशित नहीं हुई है उसका जिक्र करके उन्होंने हंगामा किया, जबकि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बार बार ये कहा गया था कि जो प्रमाणिक तथ्य है आप उसी के आधार पर बात रखिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा है आप अपने विषय को वहां तक सीमित रखिए। लेकिन राहुल गांधी रुके नहीं, यहां तक उन्होंने कह दिया कि मुझको बोलने से कोई रोक नहीं सकता। जबकि सबको पता है कि जो सदन है वो नियम और परंपराओं से बंधा होता है, उसमें प्रधानमंत्री भी अलग नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष भी उससे अलग नहीं है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। उन सबको नियम कानूनों के अनुसार ही अपना जो आचरण है वो रखना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी सदन के अंदर कम, सदन के बाहर ज्यादा बोलना चाहते हैं। आज हमने देखा भी था कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई थी, उनको दुश्मन दोस्त उन्होंने बोला। तो ये भी मुझे लगता है कि ठीक बात नहीं है कि राजनीति में विरोध हो सकता है, लेकिन किसी नीरज, चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री को देना है। प्रधानमंत्री क्या आज इस चर्चा का जवाब देंगे? देखिए, सामान्यतः ये होता है कि जब चर्चा खत्म होती है उसके बाद प्रधानमंत्री जवाब देते हैं। लेकिन अभी लोकसभा में चर्चा चल रही है और ये अभी कंफर्म नहीं है कि प्रधानमंत्री आज जवाब देंगे या कल देंगे या राज्यसभा में देंगे या लोकसभा में देंगे। तो निश्चित तौर पर जब भी ये सामान्य एक नियम है कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा समाप्त होती है तो उसका उत्तर प्रधानमंत्री उसमें हस्तक्षेप करते हैं, जवाब देते हैं। तो अभी तक ऋतु ये क्लियर नहीं है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज। जैसा कि हमारे संवाददाता नीरज बता रहे थे कि राहुल गांधी को एक बार फिर लोकसभा अध्यक्ष ने मौका दिया बोलने के लिए, लेकिन वो लगातार इसी बात पर अड़े हैं कि नियमों का उल्लंघन करते हुए, यानी कि अप्रकाशित जो भारत चीन को लेकर जो तमाम वो तथ्य रखने की कोशिश कर रहे हैं तथाकथित, वो अप्रकाशित हैं। इसको लेकर एक आपत्ति है कि ये नियमों का उल्लंघन है, लेकिन वो इस पे अड़े हुए हैं कि अगर वो बोलेंगे तो नियमों के उल्लंघन के साथ ही बोलेंगे। और यही वजह है कि विपक्ष ने अभी तक चर्चा नहीं की है इस पर, जिस पर भी सरकार का कहना है कि राहुल गांधी को मौका दिया जा रहा है, लेकिन वो संसद के भीतर नहीं बल्कि बाहर बोलना चाहते हैं। उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच भी नोकझोंक देखने को मिली, जब संसद परिसर में कांग्रेस नेता ने उन्हें गद्दार कहकर संबोधित किया और उसके जवाब में बिट्टू ने कांग्रेस नेताओं को देश के दुश्मन बताया। यह घटना संसद के मकर द्वार के निकट घटी।
जब वहां वर्तमान बजट सत्र की शेष अवधि से निलंबित किए गए 8 विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस के नेता रह चुके बिट्टू संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे और वह टिप्पणी करते सुने गए कि ये प्रदर्शन कर रहे सांसद जंग जीत कर आए हैं। इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, देखिए यहां एक गद्दार चला आ रहा है, मेरे गद्दार मित्र चिंता मत करो, वापस आ जाओ। इस पर बिट्टू ने कहा कि ये देश के दुश्मन है। राहुल गांधी ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री बिट्टू से हाथ मिलाने का प्रयास किया, हालांकि भाजपा नेता ने हाथ नहीं मिलाया और सीधे संसद भवन के अंदर चले गए। हमारे संवाददाता राजेश राज ने संसद में जारी सियासी घमासान का जायजा लिया। गांधी ने हाथ ऐसे बढ़ाया आगे तो बिट्टू ने हाथ अपना पीछे खींच लिया और कहा देश का दुश्मन, इसी अंदाज में कहा देश का दुश्मन। तो आप समझ सकते हैं कि रवनीत सिंह बिट्टू का जो बॉडी लैंग्वेज था वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था और पुराने संबंधों का हवाला देकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने हाथ बढ़ाया, अगर दूसरा कोई व्यक्ति होता तो एक घड़ी के लिए सहम जाता और वो शायद हाथ मिला भी लेता। लेकिन बिट्टू ने बहुत ही क्लियर कट मैसेज देने की कोशिश की और जब उनको ये कहा गया कि मेरा गद्दार दोस्त, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश का दुश्मन। यानी कि एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि बिट्टू भी मुस्कुरा रहे थे लेकिन राहुल गांधी गंभीर थे। बिट्टू ने हंसते हंसते जो है वो सारी चीजें कही, लेकिन राहुल गांधी गंभीर थे। मगर देश का दुश्मन जब उसने कहा रवनीत सिंह बिट्टू ने, तो उस समय उन्होंने पूरी गंभीरता दिखाई और फिर मुस्कुराते हुए वो संसद की सीढ़ियों से भीतर संसद भवन के अंदर दाखिल हो गए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज़। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले। यार अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं। आजा। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के आरोप की मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को 2 दिन से मौका दिया जा रहा है लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। रुक रुक के थक गया, वो बोलता ही नहीं है और नियम से बाहर बोलेंगे बोलता है। हम लोग ने 2 दिन इंतजार किया, बाकी को भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। बोलने मतलब मर्जी से थोड़ी बोलेंगे, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ नियम से बोलना पड़ता है। और आइए अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के सुप्रीम कोर्ट में। पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया पर सुनवाई चल रही है। दरअसल ममता बनर्जी ने आर्टिकल 32 के तहत रिट याचिका दायर की है जिसमें चुनाव आयोग द्वारा जून 2025 और अक्टूबर 2025 में जारी SIR संबंधी निर्देशों को रद्द करने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची और जस्टिस विपुल M पंचोली मामले की सुनवाई कर रही हैं। वहीं ममता बनर्जी भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। अभी सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान दलील रख रहे हैं। ममता बनर्जी ने अपनी बात रखने के लिए CJI से अनुमति मांगी। भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने SIR के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा है। उन्होंने ममता बनर्जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में SIR के मुद्दे को ले जाने पर कहा है कि वो राजनीतिक ड्रामा कर रही हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाना उनकी आदत बन चुकी है। ममता बनर्जी द्वारा बजट सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने के विचार पर उन्होंने कहा, इम्पीचमेंट मोशन लाना विपक्ष की हताशा को दिखाता है। ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक प्रवृत्ति है। इसके साथ ही उन्होंने बजट सत्र से विपक्ष के 8 सांसदों के निलंबन पर कहा, संसद चर्चा के लिए होती है, हंगामे के लिए नहीं, और निलंबन सरकार का नहीं, सदन की प्रक्रिया का हिस्सा है।
दिशा घुमाने के लिए कोर्ट का दर्जा खटकर नया दिल्ली आके नया नौटंकी शुरू कर दिया। कानून की तरफ जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन ईसीआई जो कर रहा है, इलेक्शन कमीशन का सही काम ही है, सही वोटर लिस्ट बनाना। हिंदुस्तान का जो सिटीजन है वही वोट डाल सकते हैं। सब कानून की तरफ चलते, कानून के खिलाफ काम करना सही नहीं है। जो कर रहा है वो सारी देश का जनता देख रहा है। इसलिए जो स्पीकर साहब ने जो कार्रवाई किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज अमेरिका में क्रिटिकल मिनरल्स पर आयोजित होने वाली मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में भागीदार देश क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन और इससे संबंधित रणनीतिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। मंत्री स्तरीय बैठक के अलावा डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों से भी मिलेंगे। दरअसल महत्वपूर्ण खनिज उस बातचीत का एक अहम हिस्सा बन गए हैं जिसमें दोनों देश भरोसेमंद और अलग अलग सप्लाई चेन स्थापित करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण खनिज सप्लाई चेन को मजबूत और अलग अलग बनाने के लिए मिलकर किए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए बैठक का आयोजन किया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक यह ऐतिहासिक बैठक तकनीकी नवाचार, आर्थिक ताकत और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी इन महत्वपूर्ण घटकों को सुरक्षित करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देगी। इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। भारत अमेरिका की रणनीतिक भागीदारी वाले जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें व्यापार, ऊर्जा, परमाणु रक्षा, खनिज और टेक्नोलॉजी शामिल है। इस दौरान साझा हितों को आगे बढ़ाने वाले तंत्र की जल्द बैठक कर सहमति बनी। रूबियो और डॉक्टर जयशंकर की यह मुलाकात अमेरिका और भारत के बीच उस व्यापार समझौते पर घोषणा के एक दिन बाद हुई जिसके तहत भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ कम किए गए हैं। इस घोषणा से दोनों पक्षों के बीच उच्च स्तरीय मुलाकातों को और गति मिली है। भारत और अमेरिका ने हाल के वर्षों में आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर आपसी जुड़ाव बढ़ाया है। और इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत अमेरिका के बीच आर्थिक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा के लिए अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसिन से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्री ने लिखा कि वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी वित्त मंत्री से मिलकर खुशी हुई। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के अमेरिकी दौरे और इन तमाम गतिविधियों पर और बात करने के लिए अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, बेहद अहम बैठक होने जा रही है, मुलाकातों का दौर जारी है और इसमें क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जो मंत्री स्तरीय बैठक है ये अहम है। भारत के हितों की अगर हम सबसे पहले बात करें तो भारत के कौन से हित हैं जिन्हें लेकर एस जयशंकर इस मंच पर मौजूद होंगे? बिल्कुल ऋतु, आपने एकदम ठीक कहा कि एक काफी अहम बैठक होने जा रही है और इसका कारण ये है कि अगर आप 21वीं सदी के इस दौर की अगर जितनी भी ग्लोबल टॉप इकोनॉमीज को देखें तो अब वे केवल ट्रेड के बल पर नहीं बल्कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की, यानी कि आप मैन्युफैक्चर क्या कर रहे हैं उससे आप बड़ी इकोनॉमी बनते हैं। आप एक छोटी सी चिप बनाकर उसे लाखों रुपए में बेच सकते हैं। जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सभी के लिए जिन कंपोनेंट्स की जरूरत होती है वे बनाए जाते हैं रेयर अर्थ मिनरल से, यानी कि वह खनिज जिनका इस्तेमाल करके सेमीकंडक्टर, चिप्स, कंप्यूटर के जो अलग अलग कंपोनेंट्स है, और केवल कंप्यूटर ही नहीं, आज अगर आप गाड़ी से लेकर हवाई जहाज देखिए तो सब जगह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो लगे होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स, उसमें सेमीकंडक्टर्स होते हैं और चिप्स होती है, और ये सभी क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स से बनते हैं। इनमें एक तरह से अगर मोनोपोली की बात की जाए तो चीन ने अपनी एक बड़ी मोनोपोली कई दशकों तक इसमें स्थापित की थी, जिसकी वजह से चीन दूसरे देशों को इसको एक्सपोर्ट करता था। लेकिन जब इन एक्सपोर्ट टाइट किए, चाइना ने कंट्रोल करने की कोशिश की, तो दुनिया में एक तरह से हाहाकार इस बात को लेकर मच गया था कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में जो मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं वे चाइना निकाल रहा है, और वो अगर देने से मना कर दे तो टेक्नोलॉजिकल जो इक्विपमेंट बनाए जाते हैं वे एकदम स्टैंड स्टिल पर आ जाएंगे, यानी कि रुक जाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं दादागिरी चाइना करने लगा था दुनिया के साथ में, और विश्व को उस वक्त समझ आया कुछ साल पहले कि सप्लाई चेन जो है सेमीकंडक्टर्स की, क्रिटिकल मिनरल्स की, उसको फैलाया जाए, यानी कि किसी एक देश का आधिपत्य ना हो उसके ऊपर। और इसी को लेकर अमेरिका से लेकर भारत, सब देश अपने अपने क्रिटिकल मिनरल्स जो है उनकी सप्लाई चेन फैला रहे हैं, उसको वाइड कर रहे हैं। यानी कि अगर
एक देश कंट्रोल करता है यानी कि रोकने की कोशिश करता है तो वह दूसरे देश से खरीद ले। एक अलायंसेस बनाए जा रहे हैं जिसमें पैक्स सिलिका नाम का अलायंस अमेरिका हेड कर रहा है। इसमें उन्होंने भारत को भी न्योता दिया है कि भारत भी उसका हिस्सा बने और ऐसे में भारत भी अपने हितों को एक तरह से सुनिश्चित करने के लिए, सिक्योर करने के लिए आगे बढ़ रहा है। यानी कि जितने भी देश है उसमें न सिर्फ माइनिंग भारत में की जाए बल्कि और सप्लाई भी इंश्योर की जाए, ताकि भारत जब एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के में अपने कदम बढ़ाए तो किसी तरह से किसी एक देश के ऊपर हम निर्भर ना रहे और हमारी सप्लाई चेन इतनी मजबूत हो कि किसी भी विकट परिस्थिति में हमारे पास अन्य ऑप्शंस खुले रहे। ऐसे में जो आज मीटिंग होगी उसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किस तरह से देश चाइना की जो निर्भरता है उसको घटाकर अपनी सप्लाई चेन रेयर अर्थ मिनरल्स की पूरे विश्व में फैलाएं। जी, ये तो बात हुई हित की, लेकिन अक्षय, भारत की भूमिका क्या होगी? क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स आज की तारीख में एक ऐसा क्षेत्र हो गए हैं जिसमें विकसित राष्ट्रों का एक तरह से बड़ा अधिकार दिखाई देता है। ऐसे में भारत जैसे विकासशील देशों की क्या भूमिका रहेगी और भारत उसका नेतृत्व किस तरह से करने जा रहा है? आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा और अगर आप बजट जो अभी कुछ दिन पहले आया है उसका अगर आप एक तरह से आउटले देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा फोकस माइनिंग को लेकर था। कई सारे राज्यों में माइनिंग को लेकर बात की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन किया जाएगा यानी कि खोज की जाएगी। ऐसे में भारत के पास खनिजों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े भंडार इन रेयर अर्थ मिनरल्स के है। बस कमी एक चीज की है कि एक्सप्लोरेशन में अगर तेजी लाई जाए तो हम अपने देश पर ही निर्भर होकर, आत्मनिर्भर होकर हम लोग ना सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए रेयर अर्थ मिनरल निकाल सकते हैं बल्कि दुनिया को सप्लाई करने के लिए भी। मैन पावर की हमारे पास कमी नहीं है। ऐसे में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग जो सेटअप है उसमें तेजी लाने के लिए बजट में कई सारे प्रावधान किए गए हैं। तो भारत ना सिर्फ अब एक तरह से डेवलपिंग इकोनॉमीज में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरेगा बल्कि देश की, दुनिया की जितनी भी टॉप कंट्रीज है जो रेयर अर्थ मिनरल्स ना सिर्फ माइन करती है बल्कि उनको प्रोसेस करती है और मैन्युफैक्चर एक तरह से फाइनल प्रोडक्ट में करती है, इन सभी को टॉप टू बॉटम एक तरह से सप्लाई चेन सुनिश्चित करने में भारत का ना सिर्फ मैन पावर बल्कि हमारी जो स्किल्स है उसका बड़ा एक इस्तेमाल हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में भारत को आगे बढ़ना होगा। ऐसे में चाहे सिंगापुर हो या फिर ताइवान हो या फिर अमेरिका हो, सब देशों के साथ लगातार बातचीत जारी है और आगे आने वाले कुछ ही सालों में हम इसके परिणाम देखेंगे कि भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनकर उभर सकता है। जो पोटेंशियल हमारे देश के अंदर है उसको लेकर बिल्कुल लक्ष्य सही कह रहे हैं आप। और हम देख रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश यात्रा के 24 घंटे के भीतर भारत अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर जो सहमति बनी वो एक तरह से बड़ा कदम रहा दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में। वहीं दूसरी तरफ ये एक बड़ी एक तरह से अहम बैठक होने जा रही है मंत्री स्तरीय क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, जिसमें भारत की भूमिका और हित दोनों बेहद अहम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर उन दोनों ही मुद्दों को इस मंच पर रखेंगे। नतीजे का इंतजार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक की पूरी जानकारी के लिए लक्ष्य। और आपने देखा कि जिस तरह से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के अमेरिकी दौरे में पहली एक बड़ी खबर आई जिसने हमें एक तरह से एक संतोष दिया। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील में भारत अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए इस डील पर सहमति करते हुए अब आगे बढ़ने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री की मुलाकात अपने समकक्ष विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ, और अब विदेश मंत्री अब से कुछ समय में क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल बैठक में भी हिस्सा लेंगे। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। 10 लाख की लॉटरी मुझे। वाह!
फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। यूपी के गाजियाबाद से दिल दहलाने वाले मामला सामने आया है। 3 नाबालिग सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस के मुताबिक तीनों को ऑनलाइन गेम की लत थी और गेम खेलने को लेकर परिवार के मना करने पर आत्महत्या जैसा कदम उठाया। पुलिस ने बताया ये घटना भारत सिटी सोसाइटी में रात 2 बजे हुई है। वे सभी काम एक साथ किया करती थी। 3 बहनों ने सुसाइड किया है। इसमें अभी तक के जांच में ये सामने आया है कि ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और मोबाइल से ज़्यादा एडिक्ट थी। इसमें ये भी सामने आया है कि पिछले कुछ दिनों से इनको मोबाइल यूज़ करने के लिए मना किया गया था, जिससे ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उससे प्रभावित हो के उन्होंने ये एक्सट्रीम डिसीजन ले लिया है और उसी के चलते उन्होंने ये 9वें मंजिल से कूद के तीनों ने सुसाइड किया हुआ है। जो चीज़ें लिखी गई है उसकी जांच होगी, फॉरेंसिक जांच होगी और उसी के बाद आपको कंक्लूसिवली कुछ बताया। एसएसपी अतुल कुमार सिंह ने कहा कि इस घटना की पुलिस द्वारा अन्य कार्रवाई की जा रही है। पहुंचकर जांच की गई तो मौके पर 3 बच्चियां क्रमशः निशिका उम्र लगभग 16 वर्ष, प्राची उम्र लगभग 14 वर्ष, पाखी उम्र लगभग 12 वर्ष, पुत्रियां चेतन कुमार सन ऑफ गौरी शंकर की भूतल पर गिरने के कारण मृत्यु हो गई है, जिनको 108 एम्बुलेंस द्वारा 50 सैया अस्पताल लोनी भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा तीनों बच्चियों को मृत घोषित किया गया। पुलिस द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लड़कियों के पिता ने कहा है कि तीनों बहनें ऑनलाइन टास्क बेस्ड कोरियन लव गेम खेला करती थी। तीनों टारगेट गेम खेलती थी। वे 2 से 2.5 साल से स्कूल नहीं जा रही थी। वो कह रही थी हमें कोरिया जाना है, हमें कोरिया जाना है। मैंने हम कोरिया को चले जाएंगे, कोरिया का को जाएंगे, ये था जी बस। वो बाहर वाले रूम में सो रहा था, मेरी वाइफ अंदर वाले रूम में सो रही थी और उन्होंने यहाँ से आके पानी पीने के बहाने जंप लगा दिया, अंदर से लोग लगा लिया था। और गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम की लत ने एक परिवार को उजाड़ दिया है। बच्चों की डिजिटल दुनिया को समझना, उनकी भावनाओं को गंभीरता से लेना और समय रहते सही मार्गदर्शन देना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सरकार भी बेहद गंभीर है। इसको लेकर नियम भी बनाए हैं, जिसके तहत ऑनलाइन गेमिंग पर कानून जो हैं वो मुख्य प्रावधान जो कानून के हैं वो ये रहे हैं कि 21 अगस्त 2025 को संसद द्वारा कानून पारित किया गया। हानिकारक ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। शिकायतों के समाधान के लिए नियामक प्राधिकरण का गठन किया गया है। 21 अगस्त 2025 को संसद में यह कानून पारित हुआ था। सरकार ने अवैध ऐप पर सरकार का जो डिजिटल प्रहार है वो वर्ष 2022 से 2025 तक कई ऐसे सख्त कानून बनाए गए हैं जिन्हें लेकर यह तय किया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग से किस तरह से बच्चों को बचाया जा सके। और 2022 से 2024 के बीच में आईटी मंत्रालय ने कई ऐसे कानून जारी किए। ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की भी स्थापना की गई है। आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 के तहत कठोर सजा का किया गया है। अभिभावकों और शिक्षकों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की गई थी। इसके तहत वहीं सट्टेबाजी और जुए के विज्ञापनों पर कानूनी रोक लगाई गई थी। ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापनाएं इन तमाम समस्याओं को देखते हुए किया गया था, जिसमें शिकायतों के समाधान के लिए नियामक प्राधिकरण का गठन किया गया था। 2022-25 तक 1524 सट्टेबाजी वेबसाइट्स और ऐप को ब्लॉक किया गया था। आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत यह कार्रवाई की गई थी। अवैध ऐप पर सरकार का डिजिटल प्रहार था। यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 के तहत कठोर सजा का प्रावधान किया गया। अभिभावकों और शिक्षकों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की गई। तो ये जिम्मेदारी अभिभावकों और शिक्षकों की थी। सट्टेबाजी और जुए के विज्ञापनों पर कानूनी रोक लगाएगी। ये तमाम एक तरह से कड़े कदम उठाए गए थे सरकार द्वारा। नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई का भी प्रावधान सरकार ने किया है।
अपराध और दंड का प्रावधान था। दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। वहीं नियमों के उल्लंघन पर 1 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जो डिजिटल प्रहार के तहत एक तरह से ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ जो तमाम कानून लेके आए गए, अपराध से जुड़ी डिजिटल और वास्तविक वेबसाइट्स की जांच होगी। अनधिकृत सट्टेबाजी और जुए के लिए सजा का प्रावधान है। अनधिकृत सट्टेबाजी पर 1 से 7 साल तक की सजा निर्धारित की गई है। ऑनलाइन मनी गेम्स का विज्ञापन करने पर भी 2 साल तक की जेल है। तो कई कठोर कदम सरकार ने उठाए हैं। 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी का भी प्रावधान है इसके तहत। बार बार अपराध करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। अंकित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से, हमारे साथी संवाददाता हैं। अंकित, सबसे पहले तो इस पूरी खबर को लेकर अभी तक जो बातें सामने आई हैं, इन तीनों ही बहनों ने, उम्र बहुत कम है, 12, 14, 16 साल, कोई उम्र नहीं होती है। एक ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण माता पिता ने रोका और उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस केस में अभी और क्या आगे पता चल पाया है? देखिए, साफ तौर पर गाजियाबाद की ये जो सोसाइटी है, यानी भारत सोसाइटी, अपने आप में इस गहरे सदमे में इस समय है, क्योंकि लगातार जो स्थिति बनती हुई है, हर एंगल से पुलिस उसकी जांच कर रही है। जो नाबालिग, या यूँ कहूँ कि 20 साल से कम की उम्र की बच्चियों ने जो अपने आप को खत्म कर लिया सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग का लत, जो पहले प्रथम दृष्टि से पता लग रहा है, उसके आधार पर उसी को लेकर के कुछ लोग यहाँ पर सोसाइटी के मौजूद हैं। इन लोगों का क्या कहना है, परिवार कैसे यहाँ पर रहा करता था, क्योंकि 3 साल से यहाँ पर परिवार रह रहा। मैम, इस पूरी फैमिली का अगर आप देखें तो आप लोगों के साथ कैसा संबंध था, बाकी की सोसाइटीज के जो मेंबर्स हैं उनके साथ कैसा रहा है? देखिए, इसमें जो इनका माहौल था, घर के अंदर ज़्यादा रहते थे, बाहर सोसाइटी में इतना ज़्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि एक तो ना इनकी प्रोफाइल ऐसी थी कि फादर का जो था वो ऑनलाइन काम ज़्यादा करते थे। और बच्चों का भी जो माहौल रहा है, बच्चों का ये है कि जो सुनने में आ रहा है कि कोविड के बाद बच्चे स्कूल ही नहीं गए। तो बच्चे क्यों स्कूल नहीं गए, पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली वो गेमिंग में लगेगा ही। और इनका जो मेन निकल के आ रहा है कि वो कोरियन कोई गेम है ऑनलाइन, उसमें बच्चे इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि इन्होंने अपने आप को उसी में ढाल लिया, अपना नाम कोरियन स्टाइल में रख लिया, चलने का तरीका, हेयर स्टाइल, कपड़ों का स्टाइल, इन्होंने सब चीज़ अपनी चेंज कर ली। ये एक तरीके से ना कोरियन फैमिली बन चुकी थी उन तीनों बहनों के अंदर। रूम के अंदर लॉक लगा के हमेशा रहना, जब खाने की बारी आई तो बस ज़रा सा विंडो खोलनी, उसी में से ले लिया। तो पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए ध्यान देना चाहिए था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, उस रूम के अंदर जाकर तो देखो। अब जब ये हादसा हो गया है और रूम खोला गया है तो उसमें अलग अलग एक स्टिकर्स लगाए हुए हैं उन्होंने और उसके ऊपर लिखा हुआ है अलोन मी, अलोन मी। तो देखो, कहीं ना कहीं घर का माहौल तो ख़राब था ही। इनकी वैसे भी इनके जो फादर हैं, बच्चियों के जो फादर हैं, उनकी 2 मैरिज हैं, एक बेटी एक मदर से है और 2 बेटी एक मदर से है। और अब जब इनकी जो कोरियन स्टाइल इनका हद से ज़्यादा बढ़ गया तो इनकी एक प्राइवेट कोचिंग ले रहे थे अभी फ़िलहाल में ये। तो कोचिंग से इनके पास कंप्लेंट आई फादर के पास कि भाई आप बच्चों पे थोड़ा ध्यान दो, बच्चा का स्टाइल बिल्कुल अलग हो रहा है। तो इन्होंने आके मतलब एक तरीके से कहें कि सभी को दिख रहा था लेकिन परिवार को ये चीज़ नहीं दिख रही थी, आप ये कहना चाहती हैं? बिल्कुल। अगर देखो, ऑब्वियसली स्कूल तो ये जान ही रहे थे, तो स्कूल से कंप्लेंट कैसे आती? बाहर माहौल में, नीचे गार्डन में या सोसाइटी में इनका इतनी एक्टिविटी ये थी ही नहीं, तो वो वहाँ से कंप्लेंट कहाँ से आती? ये सिर्फ एक जगह पे गए जहाँ की इंस्टीट्यूट था और इंस्टीट्यूट से ही इनके पास कंप्लेंट आ गई कि बच्चा अब नॉर्मल है, बच्चे पे एक बार ध्यान दिया जाए, क्योंकि उनका स्टाइल, बोलने का तरीका, उन्होंने आफ्टर ऑल अपने कैरेक्टर को ही चेंज कर लिया। उन्होंने जो उनके रियल नेम थे वो चेंज करके कोरियन नेम उन्होंने रख लिए। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस उस गेम से। अंकित, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर और ऑनलाइन गेमिंग का एडिक्शन को लेकर यही वजह थी कि सरकार ने कुछ सख्त कानून बनाए, लेकिन इस पूरे मामले को देखते हुए क्या ऐसा लगता है, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या समाज, अभिभावकों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? आप ऑनलाइन गेमिंग पे सख्ती और कानून के तहत तो कुछ नियम तय कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए, आप नियम बना सकते हैं लेकिन गेम्स का आपको भी पता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को रेगुलेट कर पाना अपने आप में एक बड़ी स्थिति है और बड़ी जटिल पूरी प्रक्रिया है। तो उसमें पेरेंट्स का भी इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल हो जाता है। मैम भी यहाँ पर मौजूद, मैं जरा इन्हीं से बात करता हूँ मैम, क्योंकि एक पेरेंट्स का बड़ा रोल हो जाता है कि हम सब कुछ सरकार पर नहीं डाल सकते, हमारी खुद की भी जिम्मेदारी और जवाबदेही है। उसको हम कैसे देखें, क्योंकि आजकल बहुत तेजी से हम देखें तो बच्चों को मोबाइल हम पकड़ा देते हैं।
अमूमन आप हर जगह देखते हैं, तो उससे कैसे बचा जा सकता है और इन्वॉल्वमेंट बाकी की चीज़ों में कैसे करी जाए, क्योंकि आप बता भी रही थी कि परिवार जो है यहाँ पर रहते हुए किसी भी तरह के फेस्टिवल्स में शामिल नहीं होता था, किसी भी ग्रुप तक में नहीं है। चलिए क्या है, देखिए मैं एडवोकेट हूँ वैसे तो मेरे पास इतने सारे केसेस आते हैं, तो हम लोग तो यही सलाह देते हैं और होना भी यही चाहिए कि बच्चा जो होता है वो 12 साल से 20 साल तक की एज एक उसकी ना विकसित हो रही होती है, वो बड़ा हो रहा होता है, वो बहुत जल्दी गलत चीज़ों को ले लेता है और जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको नहीं अपनाता वो। और अगर बच्चा गलत एक्टिविटी में है और बच्चा हद से ज़्यादा ख़राब हो गया तो एज अ पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे से बात की जाए, उसकी काउंसलिंग की जाए। ऐसा नहीं होता कि अगर उनकी कोई कंप्लेंट इंस्टीट्यूट से आई तो उन्होंने एकदम से फ़ोन छीन लिया, तो बिल्कुल वो बच्चे का माइंड सेट था या नहीं था, लेकिन बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा कि एकदम, क्योंकि उसको तो जब वो खाना खा रहा है, सो रहा है, वो सुसु पॉटी भी जा रहा है, तभी भी उसको मोबाइल चाहिए, है ना। तो बिल्कुल अंकित, हम समझ रहे हैं जिस तरह से ये बता रही हैं कि कितना जरूरी हो जाता है घर में, स्कूल में अभिभावकों का, शिक्षकों का इस बात पर ध्यान देना कि बच्चों का पूरा व्यवहार कहाँ है, कब ये व्यवहार बदल रहा है। जिस तरह से इन तीनों लड़कियों को देखा जा रहा है जो 12, 14, 16 साल की थी, तकरीबन 2 से 2.5 साल से स्कूल नहीं गई हैं, यानी कि कोविड के बाद से ये स्कूल नहीं गई थी और घर तक सीमित थी। ऑनलाइन गेमिंग का एडिक्शन था, उसको मना करने पर माता पिता के इस तरह का एक तरह से इतना बड़ा कदम इन तीनों लड़कियों ने उठाया कि 9वें फ्लोर से कूदकर आत्महत्या कर ली। जी अंकित, मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं कि सिर्फ बच्चियों में ही एडिक्शन अगर मानकर चले तो था गेम के प्रति, लेकिन परिवार का भी जो इन्वॉल्वमेंट है वो फैमिली में फेमिलियर नहीं है। ये जो सबसे बड़ा मैटर निकल कर भी आ रहा है। ये भी एक पहलू है कि यहाँ पर काउंसलिंग सिर्फ बच्चियों की नहीं बल्कि परिवार में जो लोग और हैं, माता पिता, उनकी भी करवानी चाहिए थी, क्योंकि वो भी उनको उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और सोसाइटीज़ में जो अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं सोसाइटीज़ की, वो बिल्कुल सोशलाइजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है सोसाइटी में। अभिभावकों को ये सोचना पड़ेगा, ये पूरा मामला अभिभावकों के लिए एक बड़ा उदाहरण है कि अगर आपका बच्चा आपके साथ नहीं बैठ रहा है, नहीं बात कर रहा है, तो उसके कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके खतरनाक अंजाम हो सकते हैं। जिस तरह से ये घटना सामने आई है, तो अभिभावकों की बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों के साथ बैठें, समय दें, उनके साथ बातचीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित इस पूरी जानकारी के लिए। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 दिनों तक चली मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ क्षेत्र में संदिग्ध हलचल की सूचना पर सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन केया शुरू किया। घने जंगल में छिपे आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसका सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस बीच सुरक्षा बलों की सुनियोजित और समन्वित कार्रवाई के बाद 2 आतंकियों को सफलतापूर्वक मार गिराया गया। और मणिपुर में सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी कड़ी में भाजपा विधायक दल के नेता युमनाम खेमचंद सिंह ने लोक भवन में राज्यपाल अजय भल्ला से मुलाकात कर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश कर दिया है। इस अवसर पर मणिपुर में भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक तरुण चुग और सांसद सम्बित पात्रा भी उपस्थित रहे। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी ने आज काकानगर को छठी अनुपम कॉलोनी घोषित किया है। इतना ही नहीं, अब काकानगर दिल्ली की पहली ऐसी कॉलोनी बन गई है जहां झाड़ू से नहीं बल्कि मशीनों से सफाई की जाएगी। किस तरह की है ये अनुपम कॉलोनी और किस तरह के किए गए हैं यहाँ इंतजाम, इस मौके पर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने एनडीएमसी चेयरमैन केशव चंद्रा और एडवाइजर राजीव जैन से की खास बातचीत। एनडीएमसी की एक और कॉलोनी को अनुपम कॉलोनी घोषित कर दिया है और इस बार घोषित किया है काकानगर को। काकानगर छठी कॉलोनी है जो कि एनडीएमसी में अनुपम कॉलोनी घोषित की जा रही है और ये पहली कॉलोनी होगी जिसमें कंप्लीट मैकेनाइजेशन है। तो आप देख ही रहे हैं सारी मशीन का अभी शुरुआत है। हम चेक कर रहे हैं कि कौन सी मशीन कितना इफेक्टिव रहेगी। झाड़ू से आप जानते ही हैं कि प्रदूषण थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि झाड़ू जो ही लगता है त्यों ही जो जमी हुई धूल है वो फिर से सस्पेंड हो जाती है। इस मशीन में यही फ़ायदा है कि ये धूल को डायरेक्टली सक कर लेता है। काकानगर पहली कॉलोनी है, इसमें जो सफलता होगी उसको हम लोग दूसरी कॉलोनी में रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। यही है कि एनडीएमसी को, पूरी एनडीएमसी को अनुपम कॉलोनी में जितनी भी कॉलोनियाँ हैं सबों को अनुपम कॉलोनी में परिवर्तित कर दिया जाए और झाड़ू को जितना कम से कम
हम लोग लिमिट कर सके उतना बढ़िया रहेगा प्रदूषण के लिए। क्या है ये अनुपम कॉलोनी, इस पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनडीएमसी के एडवाइज़र राजीव जैन जी। अनुपम कॉलोनी में जितना वेस्ट कॉलोनी में जनरेट होता है, वेट वेस्ट, हॉर्टिकल्चर वेस्ट, उसकी कंपोस्टिंग कॉलोनी के अंदर की जाती है, जिससे खाद बन के हम रेजिडेंट को ग्रीन एरिया की दी जाती है। जितने पत्ते गिरते हैं अभी आने वाले टाइम पे गिरेंगे, पहले उठाने की प्रॉब्लम होती है, ले जाने की प्रॉब्लम होती है। उसका सोल्यूशन यही है कि जितने भी हैं हमने वायर मैश राउंडर लगाए हैं, जहाँ पे 12 मैश लगाया, उसमें गिल्ला और पत्ते मिक्स करके डाल देते हैं, जिसकी 1-1.5 महीने खाद बन जाती है। उस खाद को हम जुटी रखें। प्लस हमने यहाँ नेकी द्वारा बनाई है, जो घर पे कुछ सामान एक्स्ट्रा होता है उसको ज़रूरतमंद लोगों के लिए वो दान दे सकते हैं। जो रिसाइकलेबल होते हैं घर पे, जैसे प्लास्टिक पेट बोतल, शैम्पू की बोतल, ग्लास बोतल, उसको भी एक साइड पे इकट्ठा किया जाता है। ये दिल्ली की शायद पहली कॉलोनी ऐसी है जिसमें मैकेनाइज्ड स्वीपिंग हमने करनी शुरू किया है। तो ये थे राजीव जैन जी जो बता रहे थे कि किस तरह से अनुपम कॉलोनी को घोषित किया जाता है, और दिल्ली की अब तक 6 कॉलोनी जो हैं अनुपम कॉलोनी घोषित कर दी गई हैं, जो एनडीएमसी इलाके में आती हैं। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब बात परीक्षा पे चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी को देश भर के छात्र छात्राओं के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है, जिसका छात्रों को बेसब्री से इंतजार रहता है। परीक्षा के समय छात्रों में बढ़ते तनाव को कम करने और उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से ये पहल की जाती है। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की भाजपा सांसदों ने सराहना की है। भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा है कि छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री छात्रों से सीधे बातचीत कर उनका मनोबल बढ़ाते हैं और उन्हें सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री की ये बड़ी खासियत है कि वो हर वर्ग के साथ बात करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, जुलते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं। तो ये उसी दिशा में है। और वो स्टूडेंट्स के साथ तो चर्चा करना उनका वैसे बहुत ही ज़्यादा चर्चा करते हैं, बहुत फेवरेट है उनका ये कार्यक्रम, और इसलिए ये कार्यक्रम इतना अच्छा करा है पूरे देश में। बहुत उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को मनाते हैं लोग, सभी लोग। यंग जनरेशन को बहुत इंस्पायर करते हैं वो बेसिकली, और ये एक बड़ी ख़ास बात होती है कि व्यक्ति की जो हमारे प्रधानमंत्री में है। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान बच्चे अक्सर तनावग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे समय में प्रधानमंत्री का ये संवादात्मक कार्यक्रम छात्रों को नई ऊर्जा देता है। Many times children make mistake because they are scared. एग्जामिनेशन टाइम नर्वस हो जाते हैं, नर्वस में वो सब भूल जाते हैं। और मैं बच्चों को वही पढ़ाती हूँ और सिखाती हूँ, नर्वस नहीं होना, धैर्य होना चाहिए। धैर्य कैसा होता है? If you study well, you understand not for the sake of marks, but not for the sake of knowledge. Then you become confident. Being a prime minister, he is addressing to students, okay? And that is the nationwide we have students. So this will be a great initiative. और आइए अब बात खेल की। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारतीय टीम का सामना अफगानिस्तान से हो रहा है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के 51 रन बना लिए हैं। महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने फाइनल में स्थान बना लिया है। दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मैच गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ दिल्ली ने लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंचने में सफलता पाई है। फाइनल में दिल्ली का सामना पूर्व चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। गुजरात जायंट्स को 7 विकेट पर 168 रन पर रोकने के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने लक्ष्य को 15.4 ओवर में 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। दिल्ली के लिए लिजली ने 43, शेफाली वर्मा ने 31, कप्तान जेमिया रॉड्रिक्स ने 41 और लॉरा वोल्डवॉर्ट ने नाबाद 32 रन का योगदान दिया। इससे पहले गुजरात ने सलामी बल्लेबाज बेथमुनी की नाबाद 62 रन की शानदार पारी के दम पर 7 विकेट पर 168 रन बनाए। जॉर्जिया वेरहम ने 35 रन बनाए। राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रही एशियन राइफल्स और पिस्टल चैंपियनशिप में भारत के सम्राट राणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया है।
सम्राट ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 220.3 अंक हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया है। कड़े मुकाबले में भारत के श्रवण कुमार चौथे स्थान पर रहे। इससे पहले सम्राट, श्रवण और वरुण की भारतीय टीम ने टीम स्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतने में सफलता पाई। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत आसान जीत के साथ की है। अपने पहले मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने म्यांमार को 5-0 से हराने में सफलता पाई। पहले एकल में युवा खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने सीधे गेम में जीत हासिल करके टीम को बढ़त दिला दी। इसके बाद मालविका बंसोड़ और रक्षिता श्री संतोष रामराज ने एकल में आसानी से अपने अपने मैच जीतकर भारत की 3-0 की अजय बढ़त दिला दी। महिला युगल में प्रिया कोजिंगबम श्रुति मिश्रा की जोड़ी ने बढ़त को 4-0 कर दिया। अंतिम युगल मुकाबले में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी ने जीत हासिल की। भारत गुरुवार को अपने दूसरे ग्रुप मैच में पिछली बार के उपविजेता थाईलैंड से भिड़ेगा। और इन्हीं खबरों के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।